नमस्कार, वेलकम टू DICS। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि खालिस्तानी मूवमेंट क्या है, क्यों यूपीएससी के लिए ज़रूरी है और हमारे मेंस के जो GS3 का पार्ट है इंटरनल सिक्योरिटी, उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसके क्या क्या रिपरकशंस आ सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल इम्पैक्ट है और इंडिया फ्यूचर में क्या अपना वे फॉरवर्ड ले सकती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि खालिस्तान की हिस्ट्री क्या है, फिर शुरुआत करेंगे कि क्यों अभी अभी करंट अफेयर में ज़्यादा आया, फिर बात करेंगे कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इस तरह की जो मूवमेंट है उसको पुश करने के, और उसके बाद वी विल टॉक कि क्या क्या इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट आएंगे या तो फिर इंडिया के लिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो खालिस्तानी जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कहाँ से शुरू हुआ, तो दैट वाज 1929 लाहौर सेशन। अब लाहौर सेशन में जब मोतीलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन दिया, तो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन के सपोर्ट में 3 लोग नहीं थे, और वो कौन थे? तो फर्स्ट दैट वाज मोहम्मद अली जीना, जो मुस्लिम लीग के को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सेकंड डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनका ऐसा कहना था कि 1929 रेजोल्यूशन के अंदर दलित को कोई स्पेसिफिक राइट्स नहीं दिए गए हैं और उनको पूरा पूरा ओवरलुक किया गया है, अलॉन्ग विद द अदर हिंदूज उनको इंक्लूड कर दिया गया है, विच इज़ नॉट फैक्चुअली राइट। अब उनका ऐसा कहना था कि उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि दलित हैव बीन ट्रीटेड डिफरेंटली, तो फिर उनके लिए डिफरेंट राइट्स होने चाहिए, स्पेशल पीपल के लिए स्पेशल राइट्स होने चाहिए, उसके बारे में वो बात कर रहे थे। एंड थर्ड वाज द मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह ने उस टाइम पे, जब ये पूरी डिबेट चल रही थी, उस टाइम पे उन्होंने बोला कि वी वांट ग्रेटर पंजाब। अब वो ग्रेटर पंजाब क्या होगा, तो जो रंजीत सिंह का जो पंजाब था वैसा ही पंजाब यहाँ पे होना चाहिए, जो इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों को कवर करेगा। ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अब तक सामने नहीं आई थी। प्रॉब्लम हकीकत में सामने कहाँ पे आई, तो इट वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ड्यूरिंग द 1947 पार्टीशन हैपेंड, एवरीबडी नोज, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों को डिवाइड करना था। अब इंडिया पाकिस्तान जब दोनों को डिवाइड करना था तो उस टाइम पे एक था यूनाइटेड पंजाब। अब यूनाइटेड पंजाब को भी डिवाइड करने की बात आई। क्यों ऐसा था? क्योंकि पंजाब ऐसी चीज़ थी जहाँ पे पंजाबीज तो लोग रहते थे, गुरमुखी स्क्रिप्ट तो थी, बट वहाँ पे सिख भी थे। अब जो सिख थे वो दोनों तरफ थे, पंजाब के इस तरफ भी थे, पाकिस्तान पंजाब के उस तरफ भी थे। बट अगर हम इंडियन पंजाब के बारे में बात करें तो वहां पे मात्र 15% वो सिख थे। तो वो 15% सिख थे, तो आज मेजोरिटी कैसे बन गए? क्योंकि पार्टीशन के टाइम पे जो भी सिख वहां पे रहे वो सारे सिखों को मार के भगा दिया गया। जो लोग नहीं भागे उसको मार दिया गया, और जो लोग वहां पे थे उनको घर बार सब कुछ जमीन वगैरह घर छोड़ के सभी आना पड़ा। सो दे ऑल शिफ्टेड टू द पंजाब दैट इज नाउ इन इंडिया। वो पंजाब जो है वो एज सच, वो जो पंजाब है पहले अकेला सिर्फ पंजाब नहीं था, उसके अंदर हरियाणा भी पार्ट था, उसके अंदर हिमाचल प्रदेश का कुछ कुछ हिली रीजन भी पार्ट था। अब ये जो प्रॉब्लम है वो धीरे 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 सॉल्व होती जा रही है, एवरीबडी इज लिविंग इन अ पीस, बट इन बिटवीन देयर इज वन थिंग जिसको कहा जाता है पंजाब सूबा मूवमेंट। पंजाब सूबा मूवमेंट चालू हुई इंडिपेंडेंस के बाद। जब ये मूवमेंट चालू हुई तो अगेन यही बात थी कि जो सिख है या तो जो पंजाबी लोग हैं उनको अपना एक सेपरेट स्टेट मिलना चाहिए। बट वो स्टेट में दिक्कत क्या थी? हरियाणा भी इंक्लूडेड था और हिमाचल के कुछ कुछ हिली रीजन भी इंक्लूडेड थे। तो अब सीन क्या होगा कि वहाँ पे अगेन कुछ कुछ एजिटेशन होगा। अब वो एजिटेशन को 1956 के हमारे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कौन सा? 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज क्रिएशन ऑफ स्टेट हैज बीन एब्सोल्युटली रिजेक्टेड। तो थोड़ा इनको डिसकंटेंट हुआ। जब यहाँ पे थोड़ी अनहैप्पीनेस वगैरह हुई तो हिंदू और पंजाबी सिख उन दोनों के बीच में थोड़े थोड़े क्लैशेस होते रहे थे, बट अगेन वो बड़े फ्रंट पे नहीं आ रहे थे। वो छोटे मोटे क्लैशेस कहीं कहीं रूरल गाँव में रहते थे। अब वो जो क्लैशेस है उन सभी की वजह से जो टेंशन बढ़ रहा था, तो सेंटर के ऊपर थोड़ा कुछ प्रेशर था कि भाई पंजाब को हमें सेपरेट करना चाहिए। बट वो प्रेशर तब तक फील नहीं हुआ जब हमारा वॉर हुआ। वॉर किसके साथ था हमारा? 1956 का पाकिस्तान के साथ वॉर था। वो पाकिस्तान में सिख ने दे हैव शोन ग्रेट वैलोर, दे हैव शोन ग्रेट ब्रेवरी, एंड फिर उसको फिर कुछ गिफ्ट की तरह या तो फिर ग्रेटिट्यूड की तरह हमने उनके जो राइट्स है उसको माना, और फिर जाके हमने पंजाब का क्या कर दिया? ट्राइफर्केशन किया। देखिए बाइफर्केशन माने 2 पार्ट, अब यहाँ पे हमने 3 पार्ट किए पंजाब के। तो पंजाब का क्या कर दिया हमने? ट्राइफर्केशन किया। पंजाब के ट्राइफर्केशन के पहले जो ये यूनाइटेड पंजाब था उसको हम कहते थे पेप्सू। पेप्सू जो है अब जाके डिवाइड हो रहा है। डिवाइड किस में हो रहा है? तो एक पार्ट बन रहा है पंजाब जहाँ पे सिख मेजॉरिटी है, दूसरा पार्ट बन रहा है हरियाणा जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग मेजॉरिटी है, एंड तीसरा पार्ट जो थोड़ा सा हिली रीजन जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो? हिमाचल प्रदेश में जा रहा है। तो ये जब हुआ तब 1966 में ये पूरा जो जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तब सिख्स वर
मच हैप्पी। उनको ऐसा था कि अब हम हमारे हिसाब से ये पूरा कुछ कर पाएंगे। बट अगेन उसमें कुछ ऐसे रेडिकल सिख थे जिनको ये पसंद नहीं आया। जब ये पसंद नहीं आया तो फिर क्या हुआ, तो फिर ले आए वो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। जब ये आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन आया तब आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में बात क्या हो रही थी कि सिख विल हैव ओन राइट टू फॉर्म ओन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द ओन नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू द ओन रूल्स। तो ये अगेन भारत को लाजमी नहीं था। अब ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ, ये रेजोल्यूशन सिखों ने पास किया, उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया। तब की जो गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ सोचा, बट उन्होंने कहा कि नहीं पूरा हम रेजोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कुछ कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑटोनॉमी। बट अगेन बाय द टाइम ऑफ 1980 ये जो रेजोल्यूशन है उसके जो भी जितने भी फैन फॉलोअर वगैरह थे सब कुछ स्लो डाउन हो गया, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन क्वाइट नाइसली। अब उसमें एक था दमदमी टकसाल। क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन का? दमदमी टकसाल। दमदमी टकसाल जो है वो किसने बनाया? तो द नेम इज करतार सिंह भिंडरावाले। क्या नाम है? करतार सिंह भिंडरावाले। अब ये जो पूरा टकसाल है वो कहाँ पे था? तो एक भिंडरा गांव में था। अब ये जो भिंडरा गांव की वजह से वहां पे रहने वाले को भिंडरावाले कहते हैं, और उसी को फॉलो करते करते फिर जाके एक रिलीजियस लीडर सामने आया जिसका नाम क्या है? जरनैल सिंह। अब ये जरनैल सिंह जो है, इन्होंने यही दमदमी टकसाल जो है उसको अगेन वो चीफ बने उसके, और फिर जाके वो हर एक जगह पे रिलीजियस प्रीचिंग करना चालू किए उन्होंने। और रिलीजियस प्रीचिंग करने के साथ साथ वो गुरु ग्रंथ साहिब को भी साथ में लेके घूमते थे। तो उस वजह से उनका नाम जो है फिर जाके क्या बन गया? सेंट जरनैल सिंह भिंडरावाले, राइट। तो इस तरह से उनका नाम ऐसा हो गया। नाउ व्हाट ही डिड, ही टूर्ड इन अ रूरल पंजाब, ही टॉक्ड अबाउट द ड्रग अब्यूज, ही टॉक्ड अबाउट द अल्कोहल अब्यूज, ही टॉक्ड अबाउट द क्राइम, एंड along with that he talked about the extremism as well। तो ये जो भिंडरावाले हैं धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ते बढ़ते अब उसकी पॉपुलैरिटी को सामने काउंटर करने के लिए कौन आया? शिरोमणि अकाली दल। अब शिरोमणि अकाली दल ने पहले क्या किया था? आनंदपुर रेजोल्यूशन ले आए थे। अब शिरोमणि अकाली दल है उसने फिर भिंडरावाले के साथ हाथ मिला दिया, क्योंकि कैसा हुआ, शिरोमणि अकाली दल को ऐसा लग रहा था कि भाई हम ही है सब कुछ पंजाब में। अब भिंडरावाले है उसकी पॉपुलरेशन बहुत ही ज़्यादा वो पॉपुलर हो रहा है। सो दोनों ने क्या किया? अब जाके हाथ मिला लिए। हाथ मिलाने के बाद थोड़ी थोड़ी मिलिटेंसी वहाँ पे स्टार्ट हुई, थोड़ा थोड़ा सेपरेटिज्म वहाँ पे स्टार्ट हुआ, और जो खालिस्तान का जो आइडिया है वो वापस रीइमर्ज हुआ। बाय द टाइम 1982 एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, सब कुछ सही लग रहा था। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी ऐसा था कि कोई ये हमारे पर थ्रेट नहीं है ऐसा सिग्निफिकेंटली, बट थ्रेट के सामने ये जो भी फेस, जितना भी अच्छा फेस दिख रहा था, रिफॉर्मिस्ट फेस दिख रहा था, रेडिकल फेस दिख रहा था, उसके पीछे एक्सट्रीमिज्म का फेस था। और वहाँ पे ये जो भिंडरावाले है उसने अपने हिसाब से बहुत ही ज़्यादा आर्म्स इकट्ठे किए थे, आर्मी को प्रिपेयर किया था, खुद की जो युवा आर्मी थी उसको प्रॉपरली प्रिपेयर किया, और प्रिपेयर करने के साथ साथ सभी को आर्म्स दिए, इवन रॉकेट लॉन्चर्स भी दिए। एंड यू वोंट बिलीव ये सारा ट्रेनिंग चलता रहा एंड 82 में इसने क्या किया? अपने आप को गोल्डन टेम्पल के अंदर रेफ्यूज लिया। गोल्डन टेम्पल में रेफ्यूज लेने का फायदा क्या था? ही थॉट दैट देयर इज नॉट अ सिंगल गवर्नमेंट ऑफिसर हु डेयर टू कम इनसाइड दी गोल्डन टेम्पल एंड टेक डाउन हिम, राइट। ये मिथ उसके सामने थी। तो उस टाइम पे 1984 में गवर्नमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया, और गवर्नमेंट ने क्या किया? स्ट्रॉन्ग एक्शन के साथ एक जो बिना दाढ़ी के सिख जनरल को यहाँ की कमान दे दी, और ये कमान के साथ उसने पूरा ये ऑपरेशन किया। और सभी को नाम पता होगा कि ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1984 का जून का ऑपरेशन ब्लू स्टार है, जहाँ पे यहाँ पे गोल्डन टेम्पल के अंदर जो भिंडरावाले थे और उसके सारे सपोर्टर थे उन सभी को मार दिया गया। उस टाइम पे थोड़ा सिख के बीच में रिजेंटमेंट होना चालू हुआ, सिख एंड हिंदू के बीच में कड़वाश होनी चालू हुई, और दिल्ली के अंदर राइट्स फूटे, नॉर्दर्न इंडिया में राइट्स फूटे, और इसमें एटलीस्ट कहा जाता है बाय द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कि 7 से 8 हज़ार सिख लोगों की जान इसमें गई थी। और साथ में फिर जाके खालिस्तान का जो पूरा आइडिया था वो वापस एमर्ज होके आया, और एमर्ज होने के आने के बाद सबसे पहला जो इंसिडेंट था वो क्या था? तो दैट वाज असैसिनेशन ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी। हमारे एक्स पीएम का असैसिनेशन वहाँ पे हुआ। वो पीएम का असैसिनेशन होने के साथ साथ 1986 में दूसरा क्या हुआ कि एयर इंडिया की एक फ्लाइट के अंदर बॉम्बिंग हुआ, एंड नियरली मोर देन 200 पैसेंजर वर किल्ड। उसके साथ जो पंजाब के सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे बेअंत सिंह, उनका कार बॉम्बिंग में असैसिनेशन हुआ। और ये जो तीनों जो जितने भी अटैक है वो सारी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वाज टेकन बाय द खालिस्तानी फोर्सेस।
ये खालिस्तानी फोर्सेस ने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उसके साथ अब धीरे 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 खालिस्तान का इशू जो है वो शांत होता जा रहा है, देयर इज नथिंग मच मोर मूवमेंट। और उस टाइम पे जो भी ये सारे राइट्स हुए, गवर्नमेंट का क्रैकडाउन हुआ, सर्टेन खालिस्तानी आउटफिट को टारगेट किया गया, तो उस टाइम पे सारे जितने यहाँ पे खालिस्तानी सिंपथाइजर थे, दे ऑल वेंट टू द वेस्ट। और वेस्ट में उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में रेफ्यूज लिया, यूनाइटेड स्टेट्स में रेफ्यूज लिया, और इवन कनाडा में रेफ्यूज लिया। जब कनाडा में उन्होंने रेफ्यूज लिया तो अपना वहां पे पूरा एक सेंटर बनाना चालू किया, इवन इन जर्मनी, यूके, रोम, इन वेनिस एंड इन कनाडा। सो दे बिकम देयर मेजर सेंटर फॉर दी खालिस्तानी मूवमेंट। वहां से वो क्या कर रहे थे, तो वहां से वहां की जो डायस्पोरा है उसको वो मोबिलाइज कर रहे थे। डायस्पोरा को मोबिलाइज करने के साथ साथ वहां से फाइनेंशियल एंड डिप्लोमेटिक एड वो ले रहे थे, और दूसरी जो रिलीजियस गवर्नमेंट है, सॉरी रीजनल गवर्नमेंट है, उन सभी को वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे, सो दैट दे कैन मेक देयर बेस वेरी मच स्ट्रॉन्ग, और फिर जाके इंडिया में वो सारी कुछ चीज़ों को बाहर से वो मोबिलाइज कर सके। और उसमें से ही एक जो 2020 के बाद जो हमारे फार्म प्रोटेस्ट हुए थे, फार्मर बिल्स को लेके प्रोटेस्ट हुए थे, उसमें एक नाम था, दैट वाज दीप सिद्धू। दीप सिद्धू ने एक छोटा सा आउटफिट बनाया जिसका नाम है वारिस पंजाब दे। अब ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेपरेटिस्ट के बारे में बात कर रहा था। तो पहले तो उसने क्या किया, शुरुआत में उसने फार्म के बारे में बताया, फार्मर्स के बारे में बताया, इनजस्टिस के बारे में बताया, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया, धरना वरना दिया, बट साथ में ये सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को भी उतना ही ज़्यादा पानी दे रहा था। जब ये सारी चीज़ हो रही थी, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, एंड उनकी मौत दुखद एक हादसे में हो गई। सो उस टाइम से वापस खालिस्तान बंद हो गया। अगेन जब 2022 में ये बंदा, नाम क्या इसका, अमृतपाल, ये बंदा वापस इंडिया में आता है और वारिस पंजाब दे का हेड बन जाता है। अब दीप सिद्धू की फैमिली का ऐसा कहना है कि इसका और दीप सिद्धू का कोई लेन देना नहीं है, बट जो वारिस पंजाब दे के सपोर्टर है, उन्होंने ही इसको, ये दुबई से आए हुए बंदे को क्या बना दिया, चीफ बना दिया। और वहां से अगेन इसने इंडिया में आके सबसे पहला काम क्या किया, अपना भेष बदल दिया। भेष उसने कैसा किया, सेम भिंडरन वाले जैसा। अब इस तरह से ही भेष उसने पहनना चालू किया, इस तरह से उसने रूरल पंजाब में जाना चालू किया। वहाँ पे वो ड्रग अब्यूज़ के बारे में बात कर रहा है, अल्कोहल रिमूवल के बारे में बात कर रहा है, इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, और साथ साथ में वो सेपरेटिज्म के बारे में बात कर रहा है। एट सच स्पेसिफिकली वो कुछ बोला नहीं कि सेपरेटिज्म कैसे होना चाहिए, बट ही सेड कि इवन इफ नीडेड आई कैन इवन टेक माई ओन लाइफ, आई कैन इवन गिव माई ओन लाइफ, एंड आई कैन टेक अदर लाइफ एज वेल। तो इस तरह से उसने सारा कुछ करना चालू किया। तो some of the follower even sees him as a reincarnation of भिंडरानवाले। सो इस तरह से ये मूवमेंट वापस शुरू हुई। ये मूवमेंट शुरू होने के साथ साथ इंडिया के ऊपर, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर क्या थ्रेट लेता है ये। तो थ्रेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला है पाकिस्तान और आईएसआई के साथ का कुछ सांठगांठ। ये मेल मिलाप कैसा हो रहा है कि पाकिस्तान इज टारगेटिंग अबाउट K2 मूवमेंट। कौन सा, K2। अब K2 फॉर्मूला क्यों है, तो एक कश्मीर एंड सेकंड खालिस्तान, कश्मीर एंड खालिस्तान। तो K2 फॉर्मूला के ऊपर आईएसआई काम कर रहा है। पाकिस्तान से जितना भी वहाँ पे पैसा है, आर्म्स है, एम्यूनेशन है, वो सारा पंजाब में फीड किया जाता है, क्योंकि वहाँ की बाउंड्रीज जो है इट इज़ नॉट सो मच स्ट्रिक्ट, वो कहीं ना कहीं पोरस है। हमने मिलिटेंट अटैक में भी देखा, गुरदासपुर के अटैक में भी देखा कि ये जो है वो सारे कहाँ से आ रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर करके आ रहे हैं। उसके साथ दूसरा क्या हो सकता है, ड्रग एंड मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है। Drug and money laundering is one of the easiest way to fund such kind of movement, such kind of separatist movement। और ये सारी मूवमेंट को पुश करने के लिए what you need फाइनेंस। और फाइनेंस सबसे इजी, सबसे इलीगल और बहुत ही बड़े पैमाने में कैसे आएगा, तो वो आएगा ड्रग एंड मनी लॉन्ड्रिंग से, राइट। इंटरनेशनल यूनियन कोई भी होगा, वहाँ से वो मनी को इधर उधर राउंड ट्रिपिंग वगैरह कराएंगे। जो भी इलीगल मनी है, पैरेलल इकोनॉमी है, उसका यहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा। और ये जी सारा थ्रेट किसके ऊपर आ रहा है, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के ऊपर आ रहा है। क्यों इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के ऊपर आ रहा है, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट द सेपरेट स्टेट। वो जो यूनियन ऑफ इंडिया है वहाँ से अलग होने के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये अलग होने के बारे में बात करेंगे और उसको पॉलिटिकल हम फीड ऑन करते जाएंगे, पॉलिटिकल सपोर्ट देते जाएंगे, कहीं से उसका सिंपैथाइजर उठ के आएंगे, तो ऐसी ही मूवमेंट दूसरी हमारी अदर इंसर्जेंसी को भी ये प्रमोट कर सकती है। जैसे कि दूसरी इंसर्जेंसी अभी कहाँ पे चल रही है, तो जम्मू कश्मीर में चल रही है। पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो यहाँ पे और ज़्यादा एविडेंट हो सकता है, उसको और ज़्यादा सिंपैथाइजर मिलेंगे। अब सिख एंड मुस्लिम दे बोथ कैन join the hands especially of the खालिस्तानी supporter, not the all Sikhs। क्योंकि इंडिया में रहने वाले जो सिख है उनको तो ये चीज़ चाहिए नहीं, बट ये हो कहाँ से रहा है, बाहर से रहा है। सो वो इंडिया के जो सिख है, जो इंडियंस है, उसको मलाइन कर रहे हैं। सो इस तरह से वो क्या करेंगे, एक प्रकार से हेट्रेड क्रिएट करने का ट्राई करेंगे। पहले वो पॉलिटिकल टूल्स यूज कर रहे थे, अब वो रिलीजियस टूल्स यूज कर रहे हैं, सो दैट
कोई भी एक स्टेट के अंदर क्या हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आए, और पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी आने के साथ साथ यहाँ की जो पूरी पॉलिटिकल सिस्टम है वो इधर उधर हो सकती है, और पॉलिटिकल सिस्टम जो भी थोड़ी सी इंस्टेबल हुई, सीधी इंपैक्ट किसके ऊपर आएगी, इकोनॉमी पे आएगी। लंका में हमने देखा कि लंका में कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आए, तो वैसे इंडिया में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकते हैं। और अगर इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आने चालू हुए, सो राइट नाउ इंडिया इज रिफ्लेक्टिंग और प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ एज अ ग्लोबल साउथ लीडर, या तो फिर साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया का लीडर वो मानता है, और उसके सामने चाइना उठ बैठेगा। जब चाइना आएगा तो वहाँ से भी यहाँ पे इन्फ्यूज़ करेंगे ये सारी चीज़ें, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर थोड़ा कुछ चीज़ें होनी चालू हो जाएगी, लद्दाख में इंसर्जेंसी चालू हो जाएगी, हर एक जगह पे जहाँ जहाँ पे इंडिया का कुछ भी थोड़ा सा उनको अपॉर्चुनिटी लग रही है, सभी जगह पे ये हो जाएगा। इट कुड बी रिलीजियस, इट कुड बी इकोनॉमिकल, इट कुड बी टेक्निकल एज वेल, साइबर अटैक जैसी चीज़ों भी यहाँ से इन्फ्यूज़ हो सकती है, राइट। और साथ में दूसरा क्या होगा, इंडिया का जो इंटरनेशनल इमेज है उसके ऊपर बहुत ही बड़ी डेंट आएगी। राइट नाउ एवरीबडी नोज दैट इंडिया इज अ विश्व गुरु। हमने इंडिया ने जहां भी देशों में कहीं पे भी तकलीफ आई है, वो मैन मेड तकलीफ हो और वो नेचुरल तकलीफ हो, इंडिया वाज द फर्स्ट टू हेल्प देम। लेट्स से कोविड, लेट्स से अर्थक्वेक, लेट्स से इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ श्रीलंका, सो इंडिया वाज ऑलवेज देयर टू हेल्प देम। बट ये अगर ऐसी इंसर्जेंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ती गई और गवर्नमेंट से थोड़ा सा कुछ भी मिसस्टेप लिया गया वहाँ पे, मतलब कैलकुलेशन में हल्की सी मिस्टेक हो सकती है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो सारे जो वेस्ट मीडिया है वो चढ़ बैठेंगे। क्यों? क्योंकि राइट नाउ इंडिया इज ग्रोइंग, और जब भी आप ऊपर जाते हो कोई तो टांग खींचने वाला मिल ही जाता है, और यही ये चीज़ें कर सकता है। साथ में नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया? तो वे फॉरवर्ड में हम क्या कह सकते हैं, तो वे फॉरवर्ड पे इंडिया क्या कर सकता है, तो सबसे पहले इंडिया कैन एंश्योर सेंटर स्टेट रिलेशंस। जो हमारा शेड्यूल 7 है, सेंटर स्टेट रिलेशन का जो बेस्ट सेपरेशन ऑफ पावर का मॉड्यूल है, उसको हम और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और स्ट्रेंथन करके हम स्टेट मशीनरीज जो है हमारी पॉलिटिकल मशीनरीज, उसको बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। फिर उसके साथ क्या होगा, स्टेट इतना ज़्यादा इक्विप होगा कि वो स्टेट में प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ने के साथ वो ऑटोमेटिकली अपने लिए काम कर पाएगा। साथ में हम क्या कर सकते हैं कि ये जो सारी मूवमेंट है, कहाँ से उनका फंडिंग आ रहा है, मोस्टली इंटरनेशनल फंडिंग आ रहा है। इंटरनली वो इतना ज़्यादा मोबिलाइज नहीं करते, इंटरनेशनली मोबिलाइज करते हैं। तो जब इंटरनेशनली मोबिलाइज करेंगे, सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू गेट मोर एंड मोर सर्वेलेंस। उतना हमें अच्छा सर्वेलेंस लाना है तो पता कर सके कि हम कहाँ से कहाँ मनी घूम के आ रहा है, कहाँ से मनी ओरिजिनेट हो रहा है, कौन से बैंक में जा रहा है। तो इसके अंदर हम FCRA जो हमारा एक्ट है, राइट, FCRA एक्ट को और स्ट्रेंथन बना सकते हैं, उसके सर्वेलेंस को और स्ट्रेंथन बना सकते हैं, ईडी के सर्वेलेंस को और स्ट्रेंथन बना सकते हैं। साथ में वी कैन इवन कंट्रीब्यूट कोलैबोरेट विद इंटरपोल, वी कैन कोलैबोरेट विद FBI, वी कैन कोलैबोरेट विद एनी अदर कंट्रीज इंटेलिजेंस सर्विसेज टू नैब सच काइंड ऑफ इंटरनेशनल फंडिंग दैट आर फ्यूजिंग सच इंसर्जेंसीज। उसके बाद व्हाट वी कैन डू, हमारी फॉरेन पॉलिसी टॉप नॉच होनी चाहिए। अभी हमारी फॉरेन पॉलिसी एब्सोल्युटली टॉप नॉच पर है, बट उसको यहां से भी ऊपर लेके जाना है हमें। जैसे कि अभी ब्रिटिश हाई कमीशन में क्या हुआ कि इंडियन फ्लैग जो था उसको नीचे ला दिया गया और खालिस्तानी फ्लैग को ऊपर फहराने का, मतलब लहराने का एक ट्राई हुआ, और वहां पे फिर सीधा ही रिपरकशंस क्या आया, हमने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने ब्रिटिश हाई कमीशन इन दिल्ली, उसकी सिक्योरिटी हमने ले ली। सो नाउ इंडिया इज इन दैट स्टेट वी कैन डू टिट फॉर टैट। तो ऐसा हमें और ज्यादा बताना पड़ेगा। नाउ इंडिया इज नॉट ओनली द सॉफ्ट पावर कंट्री, नाउ वी आर हार्ड पावर कंट्री एज वेल। Now India is the 5th largest economy by the GDP and 3rd largest economy by the purchasing power parity. So now there is no way we can look back. There is only way we can go ahead. And so for that, what could be the great path? And that is foreign policy. Foreign policy को हमें और ज़्यादा top notch बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? तो लोगों में awareness डाल सकते हैं। जितनी ज़्यादा लोगों के अंदर हमने awareness डाली उतना अच्छा होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि लोग जो है वो easily mobilize हो सकते हैं। सोशल मीडिया का एज है, इंटरनेट का एज है, वहां पे आप देखा कि ये एज के अंदर जो भी सेंसिटिव मुद्दे हैं उसको इतने बढ़ाए चढ़ाए जाते हैं कि सारे लोग मोबिलाइज हो सकते हैं। तो जो प्रजा सेंसिटिव है उसको और ज्यादा एजुकेशन दो, उसको और ज्यादा फाइनेंशियल पावरफुल बनाओ, उसको और ज्यादा पावरफुल बनाओ, अवेयरनेस कराओ, पॉलिटिकल पावर्स उसके अंदर इन्फ्यूज करो, ताकि जनता थोड़े से भी गलत चीजों की वजह से वो अपने आप को इन्फ्लुएंस ना कर पाए। और जब सिटीजन्स पावरफुल होगा,
अगर एक सिटीजन पावरफुल है तो उसका नेशन पावरफुल है, अगर नेशन वीक है तो सिटीजन भी वीक है, और सिटीजन वीक है तो फिर नेशन भी वीक रहना है। साथ में हम क्या कर सकते हैं, इंटेलिजेंस एंड स्टेट पुलिस को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, सो दैट हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एकदम अच्छा सा रहे। कहीं पे भी आर्म की मूवमेंट हो रही है, कहीं पे भी पैसे की मूवमेंट हो रही है, तुरंत ही ये लोग एक्टिवेट हो जाएंगे और उसको वहीं का वहीं स्टॉप कर देंगे, उसको वहीं स्टॉप करेंगे, उसके रूट कॉजेस है उसको भी निकाल लाएंगे और उसको हम पूरा पूरा एलिमिनेट कर देंगे, सो दैट हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो और अच्छा होता जाए। एंड लास्टली व्हाट वी कैन डू, इवन वी कैन कॉन्टैक्ट एफएटीएफ जो फाइनेंसेस को देखती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग को देखती है, टेरर फाइनेंसिंग को देखती है, और साथ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इफ नॉट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वी कैन टॉक अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वी कैन टॉक अबाउट द रिफॉर्म्स इन यूएनएससी, और यूएनएससी में रिफॉर्म्स के साथ साथ इंडिया का स्ट्रॉन्ग दावेदारी है वहां पे परमानेंट सीट की। जब इंडिया को परमानेंट सीट मिलेगी तो ये सारी इंसर्जेंसीज ऐसी है जो जहां जहां पे छोटी छोटी मात्रा में कहीं पे भी डिस्टेबिलिटी आ रही है, सभी को हम फाइट कर पाएंगे, राइट। तो ये इंडिया के लिए वे फॉरवर्ड है, यही हमारा 2047 का इंडिया है, यही इंडिया आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस होगा, जहां पे पीस हो, यूनिटी हो, इंटीग्रिटी हो, एंड एवरीबडी विल बी लिविंग विद द ब्रदरहुड एंड द हैप्पीनेस। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का रिपोर्ट जो भी आए, वी नो व्हाट वी आर एंड वी नो व्हाट वी शुड बी। धन्यवाद, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।